नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज चर्चा करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। आप लोग अधिकतर लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते रहते हैं या पूरी प्रोफाइल कराते हैं, इसमें लिपिड प्रोफाइल भी मौजूद रहता है, लेकिन उसकी जानकारी डॉक्टर्स भी अच्छे से नहीं बताते और उसमें क्या क्या बारीकियां रहती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इनकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर उसके फ्रैक्शन एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, देन ट्राइग्लिसराइड्स, देन ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशियो। इस तरह से कुछ 4-5 चीज़ें रहती हैं, इनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेस दैन 200 मिलीग्राम परसेंट माना जाता है। नॉर्मल एलडीएल लेस दैन 100 मिलीग्राम परसेंट। नॉर्मल एचडीएल मेल्स में लेस दैन 40 मोर देन 40 एंड फीमेल्स में मोर देन 50 मिलीग्राम पर डीएल माना जाता है। नॉर्मल एलडीएल लेस देन 100 नॉर्मल माना जाता है और नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 मिलीग्राम परसेंट नॉर्मल माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल 200 या 200 से ऊपर जाने में उसको हाई लेवल मानते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स को मोर देन 200 में हाई मानते हैं और मोर देन 500 मिलीग्राम पर डीएल में डेंजरस मानते हैं। इस तरह से ये नॉर्मल वैल्यूज हो गए। देन ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशियो, ये 2:1 नॉर्मल रहता है, उसके बाद यदि ये 3:1, 4:1 हो जाता है तो ये डेंजरस हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या कारण है, किन कारणों से ये फैट प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके मुख्य कारण एक तो हम लोगों के खान पान में खराबी होने की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा लेने की वजह से, अच्छा फैट न लेने से, सैचुरेटेड फैट की ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन से, एक्सरसाइज न करने से, सीडेंट्री हैबिट से, ऑफिस में बैठे बैठे घर में बैठे रहने से, ज़्यादा वर्क न करने से, वॉकिंग न करने से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग न लेने से, ये कुछ कारण रहते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं। किसी किसी की फैमिली में कोलेस्ट्रॉल जन्मजात रहता है तो वो जेनेटिक कारण कहलाता है। उसके बाद पुअर डाइट, सीडेंट्री हैबिट, ओबेसिटी एक बीमारी, स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी वेट गेन होता है। इसी तरह अल्कोहल लेने से वेट गेन होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जिसमें ये एसोसिएटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर है। इन बीमारियों में लीवर डिसीजेज हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। कुछ दवाइयां रहती हैं, ड्रग्स को लेने से बॉडी में फैट बढ़ जाता है, जैसे स्टेरॉइड्स को लंबे समय तक लेने से बॉडी फूल जाती है। इसी तरह कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो महिलाएं लेती हैं उनसे ऐसा हो जाता है। कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स, उनसे वेट गेन होने लगता है। देन बीटा ब्लॉकर्स में वेट गेन होने लगता है, रेटिनॉइड्स। तो इस तरह से कुछ ऐसे ग्रुप की दवाइयाँ हैं, थायराइड डायरेटिक्स, इनमें भी। तो इस तरह से कुछ ड्रग्स भी हैं जिनसे वेट गेन बढ़ सकता है। लिपिड बढ़ जाने, डिसलिपिडीमिया में या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसका इलाज करना क्यों आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इसका इलाज करना ज़रूरी है। ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें पहली तो है हार्ट अटैक की बीमारी, जो एथेरोस्क्लेरोटिक
कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज रहते हैं, इसमें एंजाइना भी आता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी आता है, अनस्टेबल एंजाइना भी आता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी आता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके अलावा पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, लिवर डिसीज, NAFLD, ओबेसिटी, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियाँ कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हो सकती हैं, जो अल्टीमेटली फिर बाद में कार्डियक मॉर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसका कंट्रोल होना अति आवश्यक है। डिस्लिपिडीमिया का ट्रीटमेंट कैसे करें? एक बार आपने जांच करा ली, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब आ गया, तो इसमें इलाज के लिए मुख्य रूप से लिपिड प्रोफाइल और उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स ये देखने के लिए कि डायबिटिक तो नहीं है, हाइपोथायराइड तो नहीं है, CKD तो नहीं है, लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस बहुत आवश्यक हैं, जिसके आधार पे इनका इवेल्युएशन किया जाता है कि किस पेशेंट को स्टेटिन थेरेपी दी जाए न दी जाए, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स दी जाए क्या न दी जाए। तो इलाज में दो पहलू रहते हैं। एक तो क्योंकि कारण इसमें डाइटरी फैक्टर भी हैं, एक्सरसाइज, सीडेंट्री हैबिट भी है, तो पहले तो उनका निराकरण करें। यदि हमको कंट्रोल करना है तो शुरुआती कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इनिशियल लेवल पे इसको वॉकिंग, एक्सरसाइज, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट आयल्स या ऐसे आयल्स का यूज करना जो हेल्दी आयल्स माने जाते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। इन आयल्स या इनका जुडिशियस कॉम्बिनेशन करके डेली यूज में लिया जा सकता है, जो हार्ट के लिए हेल्दी ऑयल्स हैं। सैचुरेटेड फैट्स को जैसे घी का है और कोकोनट ऑयल का, इनका प्रयोग कम करना है। आल्दो इनमें उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहते ये, क्योंकि कुछ मात्रा में मॉडरेशन में लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सभी सैचुरेटेड, खासकर वनस्पति ऑयल, और इनका भी मॉडरेशन में यूज करना आवश्यक है। घी और कोकोनट का भी मॉडरेशन में यूज कर सकते हैं। और वेजिटेबल ऑयल पर्टिकुलरली जो डालडा वगैरह रहते हैं या वनस्पति घी वगैरह रहता है या ट्रांस फैट्स वाले जो आयल्स रहते हैं, इनका उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी एथ्रोजेनिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गई, इस तरह से। इनके अतिरिक्त जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं, यदि शुगर है तो शुगर का कंट्रोल, BP है BP का कंट्रोल, थायराइड प्रॉब्लम है तो उसका कंट्रोल, अन्य बीमारियां जो भी CKD है उसका कंट्रोल, इसका इलाज किया जाना चाहिए, जिससे वो डिस्लिपिडीमिया डिस्टर्ब ना कर सके, बढ़ा ना सके। इसको कंट्रोल करने के लिए थर्ड चीज़ आती है ड्रग थेरेपी। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं? इसमें मेनली जो रोल रहता है वो स्टेटिन थेरेपी का रहता है। स्टेटिन में एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, 3 ग्रुप की दवाइयाँ हैं जो मेन बैकबोन है स्टेटिन थेरेपी का। इनके अलावा फिश ऑयल्स फॉर ट्राइग्लिसराइड, देन फाइब्रेट्स, क्लोफाइब्रेट, ये ट्राइग्लिसराइड्स के लिए। उसके अलावा कुछ रेजिन्स, कोलेस्टारामिन वगैरह हैं, कुछ रेयर PCS के 9 इनहिबिटर्स आते हैं, एलिरोक्यूमैब और बेम्पिडोइक एसिड्स। ये दवाइयों के नाम हैं जो अलग अलग मरीजों में अलग अलग ढंग से यूज किए जाते हैं, लेकिन इनिशिएशन जो किया जाता है वो स्टेटिन से ही किया जाता है। उसी को लो डोज से लेके हाई डोज तक दिया जाता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड कैटेगरी में 10 मिलीग्राम रोजुवास्टेटिन, मॉडरेट में 20 मिलीग्राम रोजुवास्टेटिन और सीवियर इंटेंसिटी फॉर्म में, सीवियर ग्रेड में 40 मिलीग्राम रोजुवास्टेटिन। और सिमिलरली यदि दूसरा एटोरवा यूज करना है तो वो 20, 40 और 80 मिलीग्राम के डोज पे यूज होता है। तो इस तरह से हर मरीज़ की कंडीशंस के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है। स्टेटिन्स को
प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन दोनों में किया जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन वो कहलाता है जब हार्ट की बीमारी हुई ना हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है लेकिन अभी तक उसको हार्ट की बीमारी हुई नहीं है, उसमें भी हम कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग्स दे रहे हैं इसके लिए कि हार्ट की बीमारी ना होने पाए, इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। और एक बार हार्ट की बीमारी हो गई या इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, स्ट्रोक हो गया या पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज हो गई या बाईपास ऑपरेशन हो गया, तो ऐसी स्थिति में स्टेटिन्स दिया जा रहा है, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में जैसा कि आपको मालूम कि हार्ट अटैक में, देन लकवा में, देन गैंग्रीन्स में, किडनी डिसीज में, बाईपास ऑपरेशन में, एंजाइना में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, इन सभी बीमारियों में स्टेटिन्स को एज सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए उपयोग किया जाता है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में बात करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन कुछ एक दो कंडीशन ऐसे हैं जिसमें इनको देना ही देना है। नंबर 1, यदि LDL का लेवल मोर देन 190 mg/%, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप इसमें मोर देन 190 स्टार्ट स्टेटिन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। नंबर 2, 40 to 75 ईयर्स ऑफ एज डायबिटिक ग्रुप, यदि डायबिटिक पेशेंट है 40 से 75 तक है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कुछ भी हो, नॉर्मल भी हो, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल भी हो, तो उसमें भी स्टेटिन स्टार्ट कर देना है। ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें एक में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ इसलिए देना है, एक में इरेस्पेक्टिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल डायबिटिक्स में 40 to 75 ईयर्स की एज में स्टेटिन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन देना चाहिए। ओके, देन इन यंगर एज ग्रुप में नॉन डायबिटिक और डायबिटिक दोनों में अलग ढंग से ट्रीट करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन नॉन डायबिटिक, यदि डायबिटिक नहीं पेशेंट और प्राइमरी प्रिवेंशन में अप टू 19 ईयर्स के बच्चों में यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, उनमें यूजुअली इट इज़ ड्यू टू फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया, जन्मजात बीमारी की वजह से होता है। तो जेनेटिक हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया ये रिस्की रहता है और इसमें बिलो 19 ईयर्स की एज में भी स्टेटिन स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑल्दो लो डोज में स्टार्ट करते हैं लेकिन इसमें 10 मिलीग्राम एटोवास्टेटिन स्टार्ट कर दिया जाता है। देन एट द एज ऑफ 20 to 39 इस ग्रुप में नॉन डायबिटिक में, इसमें LDL का लेवल जब मोर देन 160 रहता है तब ट्रीट किया जाता है। मोर देन, इसके लिए कंपलसरी है कि मोर देन 160 होना चाहिए LDL, देन ओनली वी कैन ट्रीट एट द एज ऑफ 20 to 39। और उसके साथ में ये तो रहेगा ही 160 का मैक्सिमम टारगेट कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोटिक CVD होने के प्रूफ होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को। प्रीमेच्योर किसी न किसी को प्रीमेच्योर CVD एथेरोस्क्लेरोटिक CVD की बीमारी हुई हो। ऐसे स्थिति में इनमें इस एज ग्रुप में भी 20 से 39 एज ग्रुप में भी स्टेटिन थेरेपी दी जा सकती है। देन थर्ड ग्रुप इज 40 to 75। इस एज ग्रुप में जो LDL का वो रहता है रेंज दैट इज मोर देन 70 to लेस देन 190। 40 to 75 में पूरी वाइड रेंज रहती है फ्रॉम 70 to 190 तक। इस पूरे रेंज में इसमें ASCVD का रिस्क असेसमेंट किया जाता है, 10 ईयर रिस्क असेसमेंट। इसका अपना अलग तरीका रहता है, उसके ज़रिए
इस रिस्क असेसमेंट में एक फार्मूला रहता है, उसके जरिए इसको रिस्क को काफ़ी बड़ी प्रोसीजर है, लेकिन उस रिस्क असेसमेंट के बाद डिसाइड किया जाता है। तो उसमें यदि रिस्क लेस देन 5% है तो उसमें लाइफ स्टाइल मेजरमेंट्स रहेंगे। देन इफ़ रिस्क 5 to 7.5% और साथ में रिस्क इन्हेंसर्स हैं। रिस्क इन्हेंसर्स कहलाते हैं जैसे बीमारियाँ, CKD की बीमारी, हाइपोथायराइड की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी, यदि ये साथ में हैं तो ये रिस्क को इन्हेंस करते हैं, तो इनको रिस्क इन्हेंसर बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ यदि साथ में है तो इसको मॉडरेट इंटेंसिटी के स्टेटस दिए जाते हैं सो एज टू रिड्यूस दिस LDL लेवल बाई 30 to 50%. Then if risk is more than 20%, then LDL का रिडक्शन लेस देन 50% तक किया जाता है। इस तरह से एक क्राइटेरिया है नॉन डायबिटिक्स के लिए स्टेटिन दिए जाने के। डायबिटीज़ में डिसलिपिडीमिया के साथ जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है कि 40 to 75 ईयर्स वाले मरीजों में तो इरेस्पेक्टिव ऑफ लिपिड लेवल उनको स्टेटिन देना ही देना है, मॉडरेट डोज में स्टेटिन्स देना ही देना है। लेस देन 20 ईयर्स, लेस देन 19 ईयर्स फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमियम देना है, माइल्ड डोज ऑफ स्टेटिन। 20 to 39 की एज ग्रुप में यदि टाइप 2 डायबिटीज़ मोर देन 10 ईयर्स से है और टाइप 1 डायबिटीज़ मोर देन 20 ईयर्स से है तो इसमें मॉडरेट डोज ऑफ स्टेटिन्स देना है। साथ ही यदि डायबिटिक्स में 20 to 40 ईयर्स में कॉम्प्लिकेशंस है, से फॉर एग्जांपल CKD है, हाइपरटेंशन है, देन ओबेसिटी है, देन रेटिनोपैथी है, EGFR लो है, CKD वही न्यूरोपैथी है, तो कॉम्प्लिकेशंस के साथ में है तो उनमें सभी में स्टेरॉइड्स देना है। तो इस तरह से दोनों ग्रुप का अलग अलग स्टेरॉइड्स की जगह में स्टेटिन्स थेरेपी देना है। अब जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग स्टेटिन के से फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एटोरवास्टेटिन या रोजवास्टेटिन स्टार्ट करते हैं। यदि उसको टॉलरेंस सही है तो उसको कंटिन्यू करते हैं और 1 मंथ मॉनिटरिंग करते जाते हैं, जैसे वो कंट्रोल आए उसके अनुसार उसको। लेकिन ध्यान रहे कि कंट्रोल आने के बावजूद भी इसको बंद नहीं करना, स्टेटिन को कंटिन्यू रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें टॉलरेंस सही नहीं आता, उस स्थिति में इसको स्टॉप करके वेमेडोनिक एसिड एक मॉलिक्यूल आता है उसका यूज किया जाता है। कभी कभी ये सूट तो करता है लेकिन रिस्पांस पूरा नहीं आ पाता तो उसके साथ में एजेटिमाइड एक टैबलेट्स आती है, एजेटिमाइड को ऐड ऑन कर दिया जाता है स्टेटिन्स के साथ। एंड लास्टली वेमेडोनिक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसकी प्रोसीजर अपनाई जाती है और ऐसा स्टेटिन्स के ज़रिए लिपिड प्रोफाइल को करेक्ट करके रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को कम किया जा सकता है। कुछ स्पेशल टर्म्स इसमें यूज होती हैं। हाई सेंसिटिव CRP if it is more than 2 milligram, then ApoB more than 130 milligram per dl, then LPA more than 50 milligram per dl। ये 3 सेंसिटिव मार्कर्स हैं। ये यदि लिमिट से ज़्यादा हैं तो ये सजेस्ट करते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिसलिपिडीमिया और इसको ट्रीटमेंट देना आवश्यक है।